Hi, hello everyone to this newly started revision series of the most bhayanak subject, which is what? Obviously, audit ना. तो एक ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कारण आपने भले ही सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो, बट अगर आपने ऑडिट को इज़्ज़त नहीं दी ना तो उसने आपको भी इज़्ज़त नहीं देनी है, आपका ग्रुप लटक जाना है, जैसा मेरे साथ हुआ था। अभी मई 24 में मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे वेयर आई क्लियर्ड माई ग्रुप 2 एंड इन ग्रुप 1 आई स्कोर्ड एग्जाम्शन इन AFM। सो ऑडिट में मेरा 40 से कम आया था। कितना आया था वो मैं बाद में कभी बताऊंगी, बट बहुत कम आया था। मैंने अच्छे से पढ़ा था, क्लास ली थी, बट एट द एंड मैं सारा कुछ भूल चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब रीस्टार्ट तो अच्छे से करना है। तो मैंने ये सोचा कि अब अच्छे से खुद से नोट्स बनाते हैं। अब मेरे पास 2 पेपर देने के लिए है, FR एंड ऑडिटिंग। तो फिर मैंने सोचा कि नोट्स बना के खुद से रिवाइज़ करते जाऊँ, और अगर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दूँ, ताकि इन केस ये रिविज़न मैं काफ़ी क्रिस्प मैनर पे करूँगी। अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हैं तो वो शायद आप लोगों को भी हेल्प कर जाए। इतना इंट्रोडक्शन तो देना ज़रूरी था, बाकी आगे मैं ऐसे कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी एंड आई विल इमीडिएटली स्टार्ट रिवाइजिंग द चैप्टर्स और एसेज व्हाटएवर। तो मैं पहले स्टार्ट करूँगी अपने सारे जितने भी अमेंडेड चैप्टर्स है, अमेंडेड स्टैंडर्ड्स जो आए हुए हैं न्यू SA 800 सीरीज़ और उसके बाद के जितने भी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको एक्चुअली ऑडिट में सब इम्पॉर्टेंट है। ABC एनालिसिस जैसा मैं अब कुछ नहीं मानती, मैं सारा पढ़ के जाऊँगी, अच्छे से पढ़ के जाऊँगी। तो जितना भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, भूल नहीं जाना एग्ज़ाम में जाके। मैं भूल गई थी सब कुछ। तो SA 800 जो है उस चैप्टर का नाम है स्पेशलाइज्ड एरियाज़। अभी तक हमने ऑडिट के लिए पढ़े थे SA 200 से लेके SA 700 तक, ठीक है। तो अब ये क्यों पढ़ना है? ये इसलिए पढ़ना है, अब देखो ये सब आप पढ़ के आ चुके होंगे, तो आई विल बी जस्ट रिवाइजिंग इट, ओके। When we are doing the audit of financial statements, which is prepared as per special purpose framework, अगर वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं, अब जब आप उसका ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस लेने हैं, और तब आपका अप्लाई होगा क्या? SA 800, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है सर, आपको FRF पता होगा, है ना। तो एक ऐसा FRF विच इज़ डिज़ाइंड टू मीट the financial information needs of the specific users, not the general ones. It is for the specific users. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो इंफॉर्मेशन फॉर क्रेडिटर। इसका स्पेसिफिक यूज़र कौन है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के लिए हमने ये कैश रिसीट्स और डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो बनाया है। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटर, इसमें रेगुलेटर के लिए बनाया है। एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि बॉन्ड इंडेंचर, लोन अग्रीमेंट, स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक यूजर्स के लिए हम जो बनाते हैं। सो दोज आर दी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। अब कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच असाइनमेंट, जब हम असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो FRF है वो एक्सेप्टेबल है, उसको हमको डिटरमाइन करना है। सो डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस बेसिस पे बनने चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रख के बननी चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सच ऑडिट, जब आप वो ऑडिट का प्लान करते हो, उसको परफॉर्म करते हो, तब आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे? तो इसमें जो SA 200 है ना, इट रिक्वायर्स कि जो ऑडिटर है वो कंप्लाई करे रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो भी रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई करे, एंड इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस ऑल्सो, ठीक है। एंड सारे रेलेवेंट एसेस
टू द ऑडिट, ऐसे इज रेलिवेंट टू द ऑडिट, उसको कंप्लाई करे। बट देखो क्या होता है ना कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर जो है वो इस रेलिवेंट रिक्वायरमेंट से डिपार्ट कर सकता है बाय परफॉर्मिंग व्हाट ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, तो ये पेज क्लियर है। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि ऐसे 800 जो है वो कब लगता है, व्हेन वी आर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज़ प्रिपेयर्ड एज पर एसपीएफ। ओके, एसपीएफ क्या होता है आपको ये पता चल गया, उसके एग्जांपल्स पता चल गए। उसके बाद हमको ये देखना है कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इंटेंडेड यूजर्स के लिए होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जब हम ऑडिट को प्लान और परफॉर्म करते हैं तो ऐसे 200 क्या बोलता है कि ऑडिटर को सब चीज़ें कंप्लाई करनी है, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें। और कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर जो है वो डिपार्ट कर सकता है रेलेवेंट रिक्वायरमेंट से। कैसे? बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ऐसे 200 का हमने देख लिया। अब ऐसे 320 क्या बोलता है? ऐसे 320 मटेरियलिटी है ना। तो जनरली जो जजमेंट्स होते हैं ना अबाउट मैटर्स विच इज मटेरियल बेस्ड ऑन कंसिडर, वो कैसे किस पे बेस्ड होते हैं? इट इज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स। लेकिन जब ऑडिट किसका होता है? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो उस केस में जजमेंट्स विच इज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, नॉट जनरल यूजर्स। ठीक है। अब जो एसपीएफएस है और जो एसपीएफएस है, इफ़ इट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो मैनेजमेंट जो है ना वो इंटेंडेड यूजर्स के साथ अग्री कर सकता है ऑन अ थ्रेशोल्ड जिसके नीचे, जिसके बिलो विच मिसस्टेटमेंट्स जो भी आपने आइडेंटिफाई की है वो करेक्ट भी नहीं हो सकती और एडजस्ट भी नहीं हो सकती है। बट सर देखिए ना, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसके एग्जिस्टेंस से ऑडिटर को कोई भी रिलीव नहीं मिलेगा फ्रॉम डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी एज पर ऐसे 320। ठीक, ऐसे 260, ऐसे 260 क्या बोलते हैं? ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट पर्सन टू कम्युनिकेट। ऐसे 700 बोलता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस इन सच ऑडिट। अब पढ़ेंगे सर डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऐसे 700 रिक्वायर्स ऑडिटर टू इवैल्यूएट कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एडिक्वेटली डिस्क्राइब करते हैं क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को। सर अब देखना, आप जब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं फिर उसकी आप ऑडिट की रिपोर्ट बनाएंगे, है ना, विच इज़ कॉल्ड व्हाट? ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो उस ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्राइब किया होना चाहिए? मेजरली 3 चीज़ डिस्क्राइब की होनी चाहिए। कौन कौन सी? पर्पस, जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है। हमने एग्जाम्पल देखे थे ना, जैसे क्रेडिटर के लिए था, उसके बाद रेगुलेटर के लिए था, है ना। तो ये चीज़ें आपको पर्पस बताना है। उसके बाद इंटेंडेड यूजर्स कौन है उसके आपको वो बताना है। ठीक है। और रेफर टू नोट इन द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट कंटेन दैट इन्फॉर्मेशन, ऐसा ऑडिटर की रिपोर्ट में लिख देना है। एक नोट रेफर करना है जिसमें लिखा होगा कि एसपीएफएस में वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, तो वो आपको नोट डाल देना है। अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तो एक्सप्लेनेशन भी देना है किसकी? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑल्सो रेफर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एफआरएफ एक्सेप्टेबल इन द सर्कमस्टांसेस। ऐसे 800 काफ़ी छोटा सा है। इसका लास्ट टॉपिक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, alerting the readers that alerting the readers that financial statements are prepared as per SPF। SPFS जो है ना वो क्या सबके लिए यूज़ होता है? क्या यूज़ हो सकता है क्या? नहीं, ये तो स्पेशल पर्पस है, इंटेंडेड यूजर्स के लिए यूज़फुल है। तो ताकि सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग ना होना तो हम उनको अलर्ट कर देंगे। ठीक है, उनको अलर्ट कर देंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना दे आर प्रिपेयर्ड एज पर SPF एंड इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पस टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑडिटर जो है वो अलर्ट कर देगा। ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट है ना सर, इट इज़ इंटेंडेड सोलली फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। 10 बार पढ़ चुके कि ये स्पेसिफिक यूजर्स के लिए ही बना हुआ है। एज पर लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल दिस मे बी अचीव्ड बाय रेस्ट्रिक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो उसमें हम एक पैरा जो है, पैरा में ना एक हेडिंग डाल देंगे और बोल देंगे कि उसमें पैरा में ऐसा लिखा होगा अलर्टिंग द रीडर्स मे बी एक्सपेंडेड इंक्लूड अदर मैटर्स एंड हेडिंग मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। इसका एक क्वेश्चन, इसके बाद ना मैं TYQ भी डिस्कस करूँगी तो उसमें ये वाला एक क्वेश्चन है, तो दैट आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। सो टिल देन आई होप आपको ये चीज़ क्रिस्प समझ आई होगी,
रिकॉल हुआ होगा। तो इसके बाद में 805 फिर 810 एंड देन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आई विल डिस्कस एंड मेक श्योर दैट यू ऑल राइट द आंसर्स एंड प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, क्योंकि मैं भी रिटन प्रैक्टिस इसके बाद करूँगी इसके क्वेश्चंस की। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। आई होप आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा ये देख के, और अगर कुछ भी सजेशंस हो तो आई will welcome your suggestions and will always try to improve this. Okay, thank you.